Hello guys, welcome you all in this session. In this session, we will going to discuss about Reserve Bank of India. Reserve Bank of India is the central bank of our country. हर कंट्री का अपना एक सेंट्रल बैंक होता है, इसी तरीके से हमारी भी कंट्री का अपना एक सेंट्रल बैंक है। तो यहाँ पर हम सेंट्रल बैंक के इतिहास के बारे में, उसके स्ट्रक्चर के बारे में और उसके फंक्शन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। हमारे एग्जामिनेशन में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की हिस्ट्री से, उसके स्ट्रक्चर से और उसके फंक्शन से काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर आवर एग्जामिनेशन। इससे आपको क्वेश्चन रिटर्न में देखने को भी मिलेंगे और इंटरव्यू में भी देखने को मिलेंगे। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की काफी क्वेश्चन आपको करंट से भी देखने को मिलेंगे। आपने देखा होगा कि कई बार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया न्यूज में रहता है। अभी ये कोविड-19 पैंडेमिक के टाइम पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डेली न्यूज में आता है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बहुत सारे पॉलिसीज मेजर या बहुत सारे स्टेप लेता है हमारी इकोनॉमी को करेक्ट करने के लिए। अगर हम देखें इकोनॉमी की, अगर हम बात करें तो इकोनॉमी के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, यानी इकोनॉमी के लिए जो भी करेक्टिव स्टेप ले रहे होते हैं, वो कंट्री के सेंट्रल बैंक और कंट्री की गवर्नमेंट ले रही होती है। इस तरीके से पूरे इकोनॉमिक सिस्टम को डिजाइन किया गया है कि जो पावर है कंट्री की इकोनॉमी को कंट्रोल करने की या कंट्री की इकोनॉमी के लिए जो भी स्टेप लेने की, वो कंट्री के सेंट्रल बैंक के हाथ में है और कंट्री की गवर्नमेंट के हाथ में है। तो कंट्री का सेंट्रल बैंक और कंट्री की गवर्नमेंट मिलकर कंट्री के लिए पॉलिसी मेकिंग करती है। तो मैं यहाँ पर ये आपको फोकस देना चाह रहा हूं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमेशा ही न्यूज में रहता है। वो सारे स्टेप ले रहा होता है कंट्री की इकोनॉमी को सही करने के लिए, कंट्री के जो करेक्टिव मेजर्स हैं उन्हें सही करने के लिए वो बहुत सारे स्टेप ले रहा होता है। और उससे रिगार्डिंग बहुत सारे आर्टिकल्स आते हैं। तो उन आर्टिकल्स को समझने के लिए, उन न्यूज को समझने के लिए आपको उसके बेसिक जो फंक्शंस है उनके बारे में पता होना चाहिए कि किस तरीके से जब कंट्री का इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम आती है, तो आरबीआई क्या स्टेप लेता है, किस तरीके से आरबीआई कार्य करता है, क्या आरबीआई का इतिहास है। ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। तो आपसे एग्जामिनेशन में ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं आरबीआई के इतिहास को, उसके स्ट्रक्चर को और उसके फंक्शन को। क्लियर है? सो लेट्स स्टार्ट। तो यहां पर हम स्टार्ट करते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बॉडी ऑफ आवर कंट्री एंड इट्स हैव अ वेरी हाई रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसके पास काफी ज्यादा, अगर बात करें, रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी बहुत ज्यादा है कंट्री की इकोनॉमी को लेके। तो इस बॉडी के जो बेसिक, अगर हम देखें, इसके इतिहास से काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि जो हमारी पूरी कंट्री की इकोनॉमी को रन कर रहा है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का इतिहास क्या है, कब स्थापित हुआ, कहाँ इसका हेडक्वार्टर है, क्या इसके जो बेसिक क्वेश्चन जो बनते हैं पेपर में इसके इतिहास से, वो हम देख लेते हैं कि क्या क्या बनते हैं। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 में। कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 में। अभी हाल ही में 1 अप्रैल को आरबीआई ने अपना फाउंडेशन डे मनाया। हर साल 1 अप्रैल को आरबीआई अपना फाउंडेशन डे मनाती है, ठीक है। अब जो इसकी स्थापना हुई वो आरबीआई एक्ट 1934 के तहत हुई। कौन सा एक्ट? आरबीआई एक्ट 1934 के तहत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। एस्टेब्लिशमेंट जो हुआ वो इस एक्ट के तहत हुआ। तो पहले एक्ट बनता है, फिर बॉडी स्टैब्लिश होती है। अब एक्ट में क्या होता है? एक्ट में रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं। यानी अगर आप कोई बॉडी स्टैब्लिश कर रहे हो तो उसके आप अपने एथिक्स बनाओगे, उसके आप रूल्स एंड रेगुलेशन बनाओगे, उसके प्रिंसिपल्स बनाओगे कि इन प्रिंसिपल्स पे ये कार्य करेगा। अगर इन प्रिंसिपल्स पे ये कार्य करेगा तो इसकी इस तरीके से ग्रोथ होगी। तो इसके जो प्रिंसिपल्स हैं, जो जो इसके रूल्स एंड रेगुलेशन है, वो इसके एक्ट के अंतर्गत फ्रेम किए गए। और जब एक्ट बन गया तब बॉडी की स्थापना की गई, ठीक है। तो कंट्री में जो एज अ सेंट्रल बैंक स्थापित हुआ वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1 अप्रैल 1935 में हुआ। अब आप, एक क्वेश्चन ये भी बनता है, इंटरव्यू में कई बार बना है कि क्या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से पहले भारत में कोई सेंट्रल बैंक था? हाँ। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से पहले भी भारत में एज अ सेंट्रल बैंक एक बैंक कार्य कर रहा था। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की क्यों स्थापना की गई जब आरबीआई से पहले कंट्री में एक सेंट्रल बैंक था? तो उसका आंसर अभी हम आगे जानते हैं। तो पहले मैं इसे रब कर देता हूं, फिर मैं आपको बताता हूं। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से पहले भारत में जो एज अ सेंट्रल बैंक कार्य कर रहा था, एज अ सेंट्रल बैंक कार्य कर रहा था, वो था आपका इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। सर, नाम सुना सुना लग रहा है। हाँ, जरूर सुना होगा,
क्योंकि ये इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया आज भी है, आज भी है, आज भी है, बट किसी और नाम से। यानी वही बात है, अगर आपको नहीं पता है तो कोई भी आपको कंफ्यूज कर सकता है। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया आज भी है, बट किसी और नाम से। तो क्या सर ये एज अ सेंट्रल बैंक कार्य कर रहा है? सेंट्रल बैंक तो आरबीआई है। नहीं, ये एज अ कमर्शियल बैंक कार्य कर रहा है। तो सारे आपके क्वेश्चनों का आंसर मैं खुद देता जा रहा हूं कि ये एज अ कमर्शियल बैंक कार्य कर रहा है प्रेजेंट में, एज अ कमर्शियल बैंक कार्य कर रहा है प्रेजेंट में। किस नाम से कर रहा है? ये एज अ कमर्शियल बैंक जो कार्य कर रहा है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से कर रहा है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नाम सबने सुना होगा। इट इज द फर्स्ट पब्लिक सेक्टर बैंक विच वाज एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो आजादी के बाद सबसे पहला जो सरकारी बैंक था वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया था, जिसकी स्थापना 1 जुलाई 1955 में हुई थी। तो ये जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया है, इसे भारत सरकार ने अपने अंडर ले लिया था। तो भारत सरकार ने इसे अपने अंडर ले लिया और इसे एज ए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्थापित किया, और आज ये वर्ल्ड के टॉप 50 बैंक में है। तो यहां पर हम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। तो ये जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया है, इसके इतिहास के बारे में थोड़ा मैं आपको और बता देता हूं कि भारत में कुछ प्रेसिडेंसीज बैंक थे। यानी इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया से पहले भी कंट्री में एज अ सेंट्रल बैंक जो कार्य कर रहे थे वो कुछ प्रेसिडेंसी बैंक कर रहे थे। पहले जो ब्रिटिशर्स ने कैप्चर करना स्टार्ट किया वो एरिया वाइज किया, ऐसा नहीं है पूरी कंट्री में इकट्ठा कैप्चर कर लिया था। उन्होंने पहले बंगाल कैप्चर किया, फिर बॉम्बे कैप्चर किया, फिर मद्रास कैप्चर किया, और जैसे जैसे वो अपना एरिया कैप्चर करते गए, अपने अपने फोर्ट बनाते गए, उस पूरे एरिया का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसे अपने अंडर लेते गए, वैसे वैसे उन एरियाज के जो भी पूरे बिजनेसेस का जो कंट्रोल है उन्हें भी अपने अंडर लेते गए। तो वहां पे जो बैंक्स हैं, बैंक्स को इस्टेब्लिश ब्रिटिशर्स ने किया था भारत में, और उन बैंकों को, बैंकिंग जो पूरे सिस्टम को जो डेवलप किया वो ब्रिटिशर्स ने किया था। उन्होंने, अगर हम देखें, सेंट्रल बैंक की स्थापना करी थी। उन्होंने बताया था कि किस तरीके से एक सेंट्रल बैंक कार्य करेगा, किस तरीके से सेंट्रल बैंक कंट्री में करेंसी इशू करेगा, किस तरह से कंट्री में जो सेंट्रल बैंक है वो बैंकों को रेगुलेट करेगा। तो सेंट्रल बैंक का जो कॉन्सेप्ट है वो ब्रिटिशर्स ने ही भारत में इंट्रोड्यूस किया था। कैसे? देखिए, आप लोगों ने प्रेसिडेंसी बैंकों के बारे में सुना होगा। प्रेसिडेंसी बैंक, तो ये जो प्रेसिडेंसी बैंक थे, जैसे कि मैंने बताया कि जिन जिन एरिया में वो कैप्चर करते जा रहे थे, जिन जिन एरियाज का वो एडमिनिस्ट्रेशन अपने अंडर लेते जा रहे थे, उन एरियाज में जितने भी जो बैंक थे, उन जितने भी उस एरिया में बैंक थे, उन बैंकों को रेगुलेट करने के लिए, उन बैंकों को संचालित करने के लिए, या वहां पर एज अ सेंट्रल बैंक कार्य करने के लिए वहां पर एज अ प्रेसिडेंसी बैंक स्टेब्लिश कर दिया। ठीक है। तो जो जो अगर हम देखें, जिस 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 एरिया का एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ब्रिटिशर्स के हाथ में आ गया था, उस सिटीज को हम प्रेसिडेंसी सिटीज बोलते थे। और उस प्रेसिडेंसी सिटीज में जब वो एक सेंट्रल बैंक स्टैब्लिश करते थे तो उसे हम प्रेसिडेंसी बैंक के नाम से जानते थे। तो वो उस एरिया के सारे बैंकों को रेगुलेट करता था। जैसे कि आपको पता है कि सबसे पहला जो बैंक भारत में स्थापित हुआ था वो 1770 में हुआ था, जिसका नाम था बैंक ऑफ हिंदुस्तान। इसका नाम जरूर बैंक ऑफ हिंदुस्तान था, बट इट वाज नॉट एस्टैब्लिश, इट वाज एस्टैब्लिश बाय ब्रिटिशर्स, बट इसे किसी इंडियन ने स्थापित नहीं किया था। बैंक ऑफ हिंदुस्तान नाम जरूर था, बट इसकी स्थापना ब्रिटिशर्स ने करी थी। और इसकी स्थापना कहाँ की गई थी? कलकत्ता में। तो कलकत्ता एरिया में ही ब्रिटिशर्स ने धीरे धीरे कैप्चर करना स्टार्ट किया, और कलकत्ता में उन्होंने बहुत सारे बैंक और स्थापित किए। और कलकत्ता के सारे बैंकों को रेगुलेट करने के लिए आगे चल के जब पूरी तरीके से कलकत्ता उनके एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में आ गया, तो वहां पर एज अ सेंट्रल बैंक स्थापित किया। और जो वो सेंट्रल बैंक कलकत्ता में स्थापित किया, दैट इज नोन एज फर्स्ट प्रेसिडेंसी बैंक। ठीक है। तो आई होप ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो पहला जो प्रेसिडेंसी बैंक था वो बैंक ऑफ बंगाल था। ठीक है, जो 1806 में आया था। फिर बैंक ऑफ बॉम्बे, फिर बैंक बॉम्बे एरिया का जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो कंट्रोल है उनके हाथ में आ गया। तो वहां पे जितने भी बैंक थे उन सारे बैंकों को रेगुलेट करने के लिए बैंक ऑफ बॉम्बे बना दिया। फिर आगे जाके उन्होंने पूरे साउथ में जितने भी, जो पूरा साउथ का जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल था अपने हाथ में ले लिया, और वहां पे जितने भी बैंक थे उन बैंकों को रेगुलेट करने के लिए वहां पे एक एज अ सेंट्रल बैंक बनाया, जिसका नाम था बैंक ऑफ मद्रास 1943 में। ठीक है। तो सॉरी 1843 में। 1806 में बैंक ऑफ बंगाल, 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे, और 1843 में बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना हुई थी। ठीक है।
तो यहाँ पर ये जो तीनों प्रेसिडेंसी बैंक थे, ये तीनों प्रेसिडेंसी बैंकों को आगे जाके क्या कर दिया गया, मर्ज कर दिया गया। जब पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ब्रिटिशर्स के हाथ में आ गया था, तो उन्होंने इस प्रेसिडेंसी बैंक को हटा के एक एज अ सेंट्रल बैंक स्थापित किया। तो ये आगे जाके मर्ज कर दिया गया और 1921 में 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया स्थापित हुआ। तो जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था, वो कंट्री में एज अ सेंट्रल बैंक भी कार्य कर रहा था और एज अ कमर्शियल बैंक भी कार्य करता था। ध्यान से सुनना, उस समय के जो ये सेंट्रल बैंक स्थापित हुए थे, ये एज अ सेंट्रल बैंक भी कार्य करते थे, यानी उस बैंक उन वहां पर जितने भी बैंक्स होते थे उन्हें रेगुलेट करते थे, वहां पे करेंसी भी इशू करते थे, और ये एज अ कमर्शियल बैंक भी कार्य करते थे। तो अभी अगर हम देखें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें, आज प्रेजेंट टाइम में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कस्टमर डीलिंग नहीं करता है, पब्लिक डीलिंग नहीं करता, ठीक है। तो उस समय का जो सेंट्रल बैंक था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, वो कमर्शियल बैंक भी था, वो पब्लिक डीलिंग भी कर रहा था और वो एज अ सेंट्रल बैंक भी कार्य करता था। तो ये जो इंपीरियल बैंक था, ये एज अ कमर्शियल बैंक भी था और एज अ सेंट्रल बैंक ऑफ एज अ सेंट्रल बैंक भी था कंट्री के लिए, ठीक ना। तो ये स्थापित हुआ 1921 में। तो ये जब 1921 में एक एज अ सेंट्रल बैंक इसलिए बनाया गया क्योंकि 1920s में 1920 के समय में जब वर्ल्ड वॉर वन खत्म हो गया था, तब भारत में कुछ 90 प्लस जो बैंक्स हैं वो क्या हो गए थे, फेल्ड हो गए थे। तो एक 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 सेंट्रल बैंक की आवश्यकता थी जो सारे बैंकों को रेगुलेट करे, जो सारे बैंकों पे को मॉनिटर करे, ठीक है। तो एक स्ट्रांग अथॉरिटी बॉडी की स्थापना थी। तो वहां पर उस समय ब्रिटिशर्स ने क्या किया, एक सेंट्रल बैंक जो स्थापित किया वो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कर दिया। बट ये जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था, ये उतना इफेक्टिवली कार्य नहीं कर रहा था। ये मैक्सिमम जो पॉलिसी थी अपने फेवर में ज्यादा बनाता था, और कंट्री के लिए अगर बात करें, इसके जो इसके विजन थे वो उतने ज्यादा क्लियर नहीं थे। तो वहां पर हमारे एक एक बहुत बोल सकते हैं फेमस पर्सनालिटी है, नाम आपने सुना होगा, भीमराव अंबेडकर जी। उन्होंने एक सुझाव दिया। उन्होंने उस समय एक बुक लिखी थी इंडियन इकोनॉमी पे, 1 रुपी इट्स ओरिजिन एंड इट्स एग्जिस्टेंस। अभी आगे मैं इसकी नोट आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आप सुनो। तो मैंने क्या बोला कि उस समय जब इंडियन इकोनॉमी इतनी क्राइसिस में गुजर रही थी, 90 से ज्यादा बैंक फील्ड हो गए थे और इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया उतना इफेक्टिवली कार्य नहीं कर रहा था, तो वहां पर उस समय उन्होंने सुझाव दिया कि कंट्री में एक प्रॉपर सेंट्रल बैंक होना चाहिए जो सिर्फ सेंट्रल बैंक का ही कार्य करे, जो कमर्शियल जो चीजें हैं उनमें फोकस ना करे, वो कमर्शियल बैंक का कार्य ना करे, वो सिर्फ एज अ सेंट्रल बैंक का कार्य करे, वो उसी पर फोकस रह के उन सारी चीजों को समझे और उन्हें जितनी भी जो कंट्री की फाइनेंशियल समस्या है उन्हें सॉल्व करने के लिए वो पॉलिसीज बनाए। तो जो भीमराव अम्बेडकर जी थे, उन्होंने एक बुक लिखी थी 1923 में, 1 रुपी इज ओरिजिन एंड इज एग्जिस्टेंस, ठीक है, 1923 में। तो उस बुक में उन्होंने सुझाव दिया था कि कंट्री में एक सेंट्रल बैंक होना चाहिए, कंट्री में एक सेंट्रल बैंक होना चाहिए जो सारे बैंकों को रेगुलेट करे, करेंसी इशू करे, रूल्स एंड रेगुलेशन फ्रेम करे और सिर्फ एज अ सेंट्रल बैंक ही कार्य करे, फोकस हो गया। तो उन्होंने ये सुझाव दिया और इस सुझाव पे आगे जाके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का रिकमेंडेशन दिया गया कि हाँ, कंट्री में एक सेंट्रल बैंक होना चाहिए। ब्रिटिशर्स ने इस पर कार्य किया। आगे अगर हम देखेंगे, जब इसके हम एस्टेब्लिशमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं कि इसके एस्टेब्लिशमेंट ने किसका हाथ रहा, तो भीमराव अंबेडकर जी का नाम नहीं आता है क्योंकि ब्रिटिशर्स ने इस बॉडी को एस्टेब्लिश किया था। उन्हीं ने ये कमीशन बनाया था कि हाँ, कि भीमराव अंबेडकर जी की इस बुक से सुझाव ले लिया, बट कमीशन जो कमिटी है उसमें भीमराव अंबेडकर जी का कहीं पर उनका इन्वॉल्वमेंट नहीं था, ठीक है। तो जो भी कमेटी बनी थी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को स्थापित करने के लिए या कंट्री में एक सेंट्रल बैंक स्थापित करने के लिए, उसमें सारे के सारे जो मेंबर थे वो ब्रिटिशर्स थे, उसमें भीमराव अम्बेडकर जी का कोई भी हाथ नहीं था। हाँ, आइडिया भीमराव अम्बेडकर जी का था, लेकिन जो क्रेडिट गया वो पूरी तरीके से ब्रिटिशर्स को गया था। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया एज अ सेंट्रल बैंक कार्य कर रहा था। आज के टाइम पे वो एज अ कमर्शियल बैंक कार्य करता है, बट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से, ठीक है। तो यहां पर अब हम आते हैं 1923 में, जब उन्होंने सुझाव दिया तो 1926 में एक कमीशन बना, हिल्टन एंड यंग कमीशन, जिसे हम रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी के नाम से भी जानते हैं। पेपर में ये क्वेश्चन काफी बनता है और कई बार बना हुआ है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लिए कौन सी कमीशन या कौन सी कमेटी की स्थापना हुई थी। तो आप वहां पर जो आंसर दोगे वो दोगे हिल्टन एंड यंग कमीशन, या इसे हम रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी के नाम से भी जानते हैं। तो भीमराव अंबेडकर का कहीं भी नाम नहीं था। क्लियर? आगे फिर जब इन्होंने ये कमीशन बनाया तो इन्होंने वो बिल बनाया, जब वो सुझाव पर उन्होंने कार्य किया तो एक बिल बनाया,
भाई जब भी हमें कोई बॉडी स्थापित करनी होती है तो हमें जो पार्लियामेंट है उससे परमिशन लेनी होती है। तो वहां पे जो ब्रिटिश पार्लियामेंट से परमिशन लेनी थी ब्रिटिशर्स को कि हाँ इंडिया में इस तरीके की एक बॉडी स्थापित उन्हें करनी है। तो उन्होंने वो बिल बनाया, वो रूल्स एंड रेगुलेशन या उस किस तरीके से वो कार्य करेगा वो सब बना के प्रेजेंट किया वो बिल पार्लियामेंट में। बट 1927 में ये जो बिल है वो क्या हो गया था, फेल्ड हो गया था। कुछ कारण रहे होंगे, कुछ कमियां या कुछ खामियां रही होंगी उस बिल में, जिसकी वजह से वो बिल पास नहीं हुआ। फिर आगे चल के उस बिल पे थोड़ी और मेहनत करी गई, कंट्री की इकोनॉमी काफी ज्यादा सफर कर रही थी और 1929 में तो पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी सफर कर रही थी। तो वही बात है कि स्ट्रॉन्ग बैंकिंग सिस्टम चाहिए था। और जो उस समय के जो इकोनॉमिस्ट भी थे बड़े बड़े, वो भी सजेस्ट कर रहे थे कि कंट्री का एक सेंट्रल बैंक किस तरीके का होना चाहिए, उसकी क्या रोल्स होने चाहिए, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, वो भी वो अपना बताते जा रहे थे जो उस समय के बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट थे। और उनके सुझाव पे, उनके गाइडलाइंस पे फिर से वो बिल बना कि हाँ ये एक तरीके का सेंट्रल बैंक होगा। और ये इतनी और उसे वो स्ट्रांग पावर दी गई, वो सारे के सारे उसके फंक्शन उसे क्लियर किए गए कि किस तरीके से कार्य करेगा। और फिर से इस बिल को दोबारा से प्रेजेंट किया गया, वो सारे के सारे अमेंडमेंट करके, वो सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मेंशन करके, जो इकोनॉमिस्ट थे, जो बड़े बड़े उस समय के इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने जो सजेशन दिया उन सजेशन पे काम करके फिर से बिल प्रेजेंट किया गया। और इस बार ये बिल जो है पास हो गया। ठीक है, इस बार ये स्ट्रांगली प्रेजेंट किया गया। और जब ये बिल पास हो गया तो 1934 में ये बिल पास हुआ और बन गया आपका आरबीआई एक्ट 1934। तो आरबीआई का जो कानून है वो 1934 में बन के तैयार हुआ। तो ये आरबीआई की कानून बनने की जर्नी थी। दिस इज द जर्नी ऑफ मेकिंग अ लॉ ऑफ आरबीआई। ठीक है। और किस कमीशन के रिकमेंडेशन पे? हिल्टन एंड यंग कमीशन, ये इंपॉर्टेंट है। फिर बाद में जब जब एक्ट बन गया तो बॉडी स्थापित कर दी गई। तो बॉडी की स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1935 में। तो आरबीआई की जो स्थापना हुई विद इनिशियल कैपिटल ऑफ ₹5 करोड़। ये पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आरबीआई की स्थापना जब हुई थी तो इसकी कितनी इनिशियल कैपिटल के साथ आरबीआई की स्थापना की गई? तो आरबीआई की जो स्थापना की गई वो 5 करोड़ की इनिशियल कैपिटल के साथ की गई। ठीक है। फिर इसकी स्थापना कहां पर की गई? तो आरबीआई की जो स्थापना की गई वो कोलकाता में की गई। देखो लिखा भी है कोलकाता में। लेकिन प्रेजेंट टाइम में इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है? प्रेजेंट टाइम में जो आरबीआई का हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है। कहां पर है? मुंबई में। तो एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि इसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई कब शिफ्ट हुआ? जब इसकी स्थापना कलकत्ता में हुई थी तो हेडक्वार्टर मुंबई कब शिफ्ट हुआ? तो इसका जो हेडक्वार्टर जो मुंबई शिफ्ट हुआ वो हुआ 1937 में। 1937 में यानी 2 साल बाद ही अगर हम देखें तो इसका हेडक्वार्टर बॉम्बे में शिफ्ट कर दिया गया। उस समय का बॉम्बे, आज का मुंबई। ठीक है। तो मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। एक बार 2017 के आईबीपीएस पीओ के पेपर में एक क्वेश्चन आया था कि मुंबई में आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है। यानी ये सबको पता है कि आरबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई में है, लेकिन कई बार इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मुंबई में कहां पर है। तो मुंबई में आपको ऑप्शन दे देंगे, नरीमन पॉइंट, जुहू, या इसको इसका जो एक्चुअल एड्रेस है वो भी बता देंगे। तो इसका जो एक्चुअल एड्रेस है वो है शहीद भगत सिंह मार्ग। शहीद भगत सिंह मार्ग आप गूगल कर लेना। ठीक है, भगत सिंह मार्ग, तो गूगल में भी आपको यही बताएगा। तो यहाँ पर आरबीआई का हेड ऑफिस है। ठीक है, मुंबई में। तो क्वेश्चन किसी भी तरीके से बन सकते हैं। किस तरीके के क्वेश्चन बने वो भी मैं आपको बताता जा रहा हूँ। कमीशन से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है। ठीक है, एक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है। और कब स्थापित हुआ, किसने कैपिटल के साथ स्थापित हुआ, कहाँ स्थापित हुआ, ये सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो जो भी पॉइंट मैं स्लाइड में मेंशन कर रहा हूँ, जो भी मैं आपको डिक्टेट कर रहा हूँ, जो भी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, वो सारी चीजें पेपर में पूछी जाती हैं। तो मेरे एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है। एक एक जो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कंटेंट, वो सारा कंटेंट इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज फोकस होकर सारे कंटेंट को सुनिए। अगर कुछ चीज इसमें नहीं लिखी है तो उसे लिख भी लीजिए, क्योंकि सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो स्लाइड में दे रहे हैं, जो मैं आपको अपडेट होके जितनी भी जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, सारी चीजें जो हैं जो नहीं है वो सारी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो कलकत्ता में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है। तो अब इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? मुंबई में है। हाँ, अब जो आरबीआई की स्थापना हुई थी वो एज अ प्राइवेट बैंक हुई थी। ठीक है ना, एज अ प्राइवेट सेंट्रल बैंक। आज आरबीआई एक गवर्नमेंट बैंक है, लेकिन जब इसकी स्थापना हुई थी तब ये एक प्राइवेट बैंक था। कंट्री में जितने भी जो बैंक थे ना उस समय, अगर बिफोर इंडिपेंडेंस की अगर हम बात करें तो बिफोर इंडिपेंडेंस ऑल द बैंक्स इन अ कंट्री आर प्राइवेट बैंक्स।
एंड उन सारे प्राइवेट बैंकों को रेगुलेट करने के लिए एक सेंट्रल बैंक बनाया गया। ध्यान से सुनना, सारे के सारे जो बैंक थे वो ऐसे बैंक थे, प्राइवेट बैंक थे, और सारे बैंकों को रेगुलेट करने के लिए एक सेंट्रल प्राइवेट बैंक चाहिए था। अब सर सारे बैंक प्राइवेट क्यों थे और सेंट्रल बैंक भी प्राइवेट क्यों था? वो इसलिए था क्योंकि उस समय जो हमारी इकोनॉमी थी, इंडियन इकोनॉमी जो थी, वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को फॉलो करती थी। कुछ आपको इकोनॉमिक टर्म्स अच्छे से पता होने चाहिए। मैं आपको सारी चीजें, अगर आप जो ये मेरी पूरी सीरीज देख रहे हो, इसमें अगर आप मेरी पूरी सीरीज को देखोगे तो आपको मेरे सारे टर्म्स, सारी चीजें, पूरा इतिहास सब मैं आपको समझा रहा हूँ। पूरी अच्छे से पूरी इकोनॉमी और पूरे फाइनेंस में आपको एक्सप्लेन करता जा रहा हूँ, जिससे आपकी जो नॉलेज है वो वो एनहेंस होगी। ठीक है, आप चीजों को समझ पा रहे होगे कि अगर ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, अगर कोई बॉडी स्थापित हुई है तो क्यों हुई, और अगर वो प्राइवेट है तो क्यों है। तो मैं क्यों का भी आंसर देता जा रहा हूं कि कंट्री में सारे प्राइवेट बैंकों को रेगुलेट करने के लिए एक सेंट्रल प्राइवेट बैंक बनाया गया। ठीक है, क्यों? क्योंकि उस तरह उस समय बिफोर इंडिपेंडेंस, आजादी से पहले जो भारत की इकोनॉमी थी वो एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी थी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, हिंदी में से पूंजीवादी अर्थव्यवस्था बोलते हैं। और इस इकोनॉमी में क्या होता है कि जितने भी बिजनेसेस होते हैं, दे ऑल आर प्राइवेट। ठीक है, सारे के सारे जो बिजनेस हैं वो प्राइवेट एंटिटीज के अंतर्गत आते हैं, और सारे के सारे बिजनेस प्राइवेट जो कंपनीज हैं वही चला रही होती हैं। उसमें कोई भी गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस या गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं होता। गवर्नमेंट कंट्री के जो बिजनेसेस है उसमें इन्वॉल्व नहीं होता है, वो उसे अपने अंडर नहीं लेता है। सारे के सारे बिजनेस क्या होते हैं? प्राइवेट होते हैं। तो इकोनॉमी के तीन पैटर्न होते हैं, या तो इकोनॉमी कैपिटलिस्ट होती है, या तो इकोनॉमी मिक्स होती है, या तो इकोनॉमी सोशलिस्ट होती है। कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स इकोनॉमी, इसके बारे में भी मैं आगे आपको अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, तो आई होप आपको कैपिटलिस्ट इकोनॉमी तो समझ में आ गया होगा। और मिक्स इकोनॉमी टर्म भी आपने सुना होगा कि हमारी जो इंडियन इकोनॉमी है वो कैसी इकोनॉमी है? मिक्स इकोनॉमी है। अब मिक्स कैसे हुई? दो इकोनॉमी के जो फीचर्स हैं उन फीचर्स को लेके मिक्स इकोनॉमी बनाया गया। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के कुछ फीचर्स लिए गए और कुछ सोशलिस्ट, सोशलिस्ट इकोनॉमी को हिंदी में समाजवादी अर्थव्यवस्था बोलते हैं। तो मैं आपको एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन दे देता हूं सोशलिस्ट इकोनॉमी के बारे में। ये जो सोशलिस्ट इकोनॉमी होती है, दैट इज अ इकोनॉमी विच इज अंडर अ कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट, यानी उसमें जितने भी बिजनेसेस होते हैं सारे के सारे बिजनेस गवर्नमेंट के कंट्रोल में होते हैं। एवरीवन डूइंग अ गवर्नमेंट जॉब। तो या तो एक तरीके से इकोनॉमी पूरी तरीके से सोशलिस्ट होती है, या तो पूरी तरीके से कैपिटलिस्ट होती है। तो अगर सोशलिस्ट इकोनॉमी की बात करें तो रशिया, क्यूबा, चाइना, ये एक टाइम पे सोशलिस्ट इकोनॉमी थी। चाइना आज भी है। और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की अगर हम बात करें तो यूके, यूएस, ये सब कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को फॉलो करते थे, और हम यूके के अंडर आते थे। तो हम जब यूके के अंडर आते थे तो हमारी इंडियन इकोनॉमी भी एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी थी, जिसमें सारे के सारे जो बिजनेस होते थे वो प्राइवेट होते थे। तो कंट्री में जितने भी उस समय बैंक थे, उस समय ही बहुत सारे बैंक स्थापित हुए थे, तो जितने भी बैंक थे वो सारे के सारे बैंक, आजादी से पहले जितने भी बैंक स्थापित हुए वो सारे के सारे बैंक क्या थे? प्राइवेट थे। और सारे प्राइवेट बैंकों को रेगुलेट करने के लिए एक सेंट्रल प्राइवेट बैंक स्थापित किया गया। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो आरबीआई की स्थापना एज अ प्राइवेट बैंक हुई थी विद इनिशियल कैपिटल ऑफ 5 करोड़। ठीक है, फिर आगे जाके जब देश आजाद हो गया, जब हमारी कंट्री इंडिपेंडेंस पा गई, तो इंडिपेंडेंस पाने के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मिक्स इकोनॉमी को अडॉप्ट किया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किस तरीके की इकोनॉमी को अडॉप्ट किया कि हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी रन नहीं करेंगे, हम मिक्स इकोनॉमी रन करेंगे। अब मिक्स इकोनॉमी में यानी कुछ फीचर्स कैपिटलिस्ट के होंगे, कुछ फीचर्स सोशलिस्ट के, यानी कंट्री में कुछ बिजनेस गवर्नमेंट के कंट्रोल में होंगे और कुछ बिजनेस प्राइवेट के कंट्रोल में होंगे। तो गवर्नमेंट ने मिक्स इकोनॉमी को अडॉप्ट किया। बट जब देश आजाद हुआ था, तो देश आजाद होने के टाइम पे मैक्सिमम जो बिजनेस थे कैपिटलिस्ट ही थे, मतलब मैक्सिमम जो इकोनॉमी थी वो कैपिटलिस्ट थी, क्योंकि मैक्सिमम बिजनेस क्या थे? प्राइवेट थे। देश आजाद होने के बाद मैक्सिमम जो बिजनेस थे वो सब प्राइवेट प्राइवेट ही थे, क्योंकि वो प्राइवेटली रन हो रहे थे। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बाद इतना ही पैसा नहीं था कि वो सारे बिजनेस अपने अंडर ले ले। ठीक है, तो वहां पर वो धीरे धीरे कुछ बॉडीज को अपने अंडर लेता जा रहा था। तो जब मैंने बताया कि मिक्स इकोनॉमी कॉन्सेप्ट को अडॉप्ट किया, तो मिक्स इकोनॉमी में वो कुछ बिजनेसेस अपने अंडर ले रहा था और कुछ वो प्राइवेटाइज रख रहा था। प्राइवेटाइज तो बहुत सारे बिजनेस थे, अब उसे क्या करना था, यानी सारे के सारे बिजनेस आजादी के बाद प्राइवेटली रन हो रहे थे, बट अब उससे क्या करना था कि कुछ बिजनेस को अपने अंडर लेना था। तभी वो प्रॉपर तरीके से मिक्स इकोनॉमी कहलाएगा, जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने अपने अंडर कुछ बिजनेसेस लेगा।
तो जब देश आजाद हो गया, तो देश आजाद होने के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को अपने अंडर ले लिया। तो ये पूरी स्टोरी है, इस तरीके से ये पूरा फॉलो हुआ। कि अब क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आरबीआई को अपने अंडर क्यों लिया, या आरबीआई को अपने अंडर लिया कब, ये नहीं पूछा जाता क्यों लिया, ये पूछा जाता कब लिया। लेकिन क्यों लिया जाता है ये मैं आपको बता रहा हूँ। आरबीआई को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपने अंडर ले लिया क्योंकि उस समय इंडियन इकोनॉमी मिक्स इकोनॉमी को फॉलो कर रही थी। तो मिक्स इकोनॉमी के तहत जो भी इंपॉर्टेंट अथॉरिटी बॉडी थी उन्हें तो अपने अंडर लेना ही था। जैसे इंडियन रेलवे हो गया, या बहुत सारी इंपॉर्टेंट मिल्स या फैक्ट्रीज हो गई जो ब्रिटिश ने स्थापित करी थी। आरबीआई वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बॉडी थी, तो इसे भी अपने अंडर लेना था। तो जो इंपॉर्टेंट बॉडीज थी उन्हें तो अपने अंडर लेती जा रही थी धीरे धीरे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है अगर हम आरबीआई के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें कि आरबीआई की स्थापना जो हुई थी वो 1 अप्रैल 1935 में हुई थी, एज अ प्राइवेट बैंक हुई थी। बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो इसे अपने अंडर लिया वो 1949 में लिया। 1949 में आरबीआई वाज नेशनलाइज, आरबीआई एज अ प्राइवेट बैंक स्टैब्लिश हुआ था और इसके जो शेयर्स थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने परचेस कर लिए थे। और आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था वो ऑन 1 जनवरी 1949 में आरबीआई को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपने अंडर ले लिया विद बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया। तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्ट, जिससे अगर हम देखें जितने भी जो बैंक्स हैं जो बैंकों को जो रेगुलेट करता है वो आरबीआई, वो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत करता है। आरबीआई एक्ट 1934 में रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, प्रिंसिपल्स हैं, बट कुछ और भी अमेंडमेंट्स हैं या कुछ भी जो रेगुलेशन के रूल्स या फ्रेमवर्क हैं वो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंतर्गत है। तो आप देखोगे जितने भी जो सरकारी बैंक हैं या मैक्सिमम जितने भी बैंक्स हैं वो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत कार्य करते हैं। तो आरबीआई को भी जो नेशनलाइज किया गया, आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण किया गया वो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत किया गया। आई होप आपको ये पूरा पॉइंट क्लियर होगा। तो जो क्वेश्चन बनते हैं हमारे एग्जामिनेशन में यही बनते हैं कि आरबीआई किस एक्ट के तहत स्टैब्लिश हुआ, कब स्थापित हुआ, कहाँ इसका हेडक्वार्टर है, कब नेशनलाइज हुआ, और नेशनलाइजेशन भी किस एक्ट के तहत हुआ। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैंने बता दी। प्राइवेट क्यों होता, पब्लिक क्यों बना, वो सारी चीजें मैंने आपको डिटेल में अच्छे से समझा दी हैं। डिटेल में क्या एक ब्रीफ पॉइंट ऑफ व्यू दिया और उस ब्रीफ पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये चीजें सारी क्लियर हो गई होंगी, आई होप। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं कि आरबीआई का प्रियम्बल क्या है। द प्रियम्बल ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिस्क्राइब द बेसिक फंक्शन ऑफ रिजर्व बैंक एज, क्या उसका मेन प्रियम्बल में क्या होता है। प्रियम्बल में आपके जो प्रिंसिपल्स हैं, आपके जो रूल्स एंड रेगुलेशन, आपके फंक्शंस लिखे होते हैं कि हम इन फंक्शंस पे काम करेंगे, ये हमारे प्रिंसिपल्स होंगे, ये हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे, ये हमारा दायित्व है, ये हमारे कर्तव्य हैं, हम अपना जो कर्तव्य है वो निभाएंगे। तो प्रियम्बल में आपके कर्तव्य, आपके प्रिंसिपल्स लिखे होते हैं। टू रेगुलेट द इशू ऑफ बैंक नोट्स, ऑब्वियसली बात है कि कंट्री का जो सेंट्रल बैंक है वो बैंक नोट्स को इशू करता है। कीपिंग ऑफ रिजर्व विद अ व्यू टू सिक्योरिंग मॉनेटरी स्टेबिलिटी, तो जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि हमारी इकोनॉमी को जो स्थिर रखता है, हमारी इकोनॉमी की जो आर्थिक समस्याएं हैं उन्हें जो सॉल्व करता है वो कौन करता है, आरबीआई करता है। आरबीआई इज रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर कंट्री इकोनॉमी। तो ऑल द पॉलिसीज या ऑल द फ्रेमवर्क इज डन बाय आरबीआई। ओके, monetary stability in India generally to operate the currency and credit system of a country to its advantage। तो कंट्री के एडवांटेज पे वो कंट्री के क्रेडिट सिस्टम को कंट्रोल करता है या उसके लिए पॉलिसीज बनाता है। टू हैव अ मॉडर्न मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क, ये जो टर्म है ना मॉनेटरी पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी जो भी मैं पॉलिसीज की बात कर रहा हूँ, जिन पॉलिसीज की बात कर रहा हूँ वो कौन सी पॉलिसीज है, मॉनेटरी पॉलिसी है। तो आरबीआई अपनी मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू भारत की जितनी भी जो आर्थिक समस्याएं हैं उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करता है। भारत की अर्थव्यवस्था में जो स्थिरता लाता है, स्टेबिलिटी लाता है, वो आरबीआई अपनी इस मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू लाता है। तो मॉनेटरी पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो मैं बोल रहा था कि ये जो आरबीआई है ये हमेशा न्यूज में रहता है, या वो जो स्टेप ले रहा होता है इकोनॉमी को करेक्ट करने के, वो अपनी पॉलिसीज के थ्रू ले रहा होता है। तो जो भी इकोनॉमी को करेक्ट करने के वो स्टेप ले रहा है वो अपनी इस मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू ही ले रहा होता है। ठीक है, फ्रेमवर्क अभी तो अभी मतलब डिटेल में मॉनेटरी पॉलिसी को आगे पढ़ेंगे। ओके, फ्रेमवर्क टू मीट द चैलेंज ऑफ एन इंक्रीजिंगली कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी टू मेंटेन प्राइस स्टेबिलिटी व्हाइल कीपिंग इन माइंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रोथ। तो अभी आने वाले सेशन में हम डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या क्या कमियां हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं हमारी इकोनॉमी में, क्या फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होती हैं, क्या वो प्रॉब्लम कैसे आती हैं,
और उन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो आरबीआई है वो किस तरीके के स्टेप लेता है, वो सारी चीजें मैं डिटेल में आपको आगे आने वाले सेशन में बताऊंगा। मैं प्रॉब्लम्स भी डिस्कस करूंगा, मैं आरबीआई के स्टेप्स भी डिस्कस करूंगा, और वो प्रॉब्लम्स कैसे आ रही हैं, आरबीआई उन्हें कैसे टैकल कर रहा है, वो सारी चीजें बताऊंगा। और वही जो जिस तरीके से वो टैकल कर रहा होता है उन प्रॉब्लम्स को, वही सारी चीजें वो न्यूज में भी रहती हैं। न्यूज में हम देख रहे होते हैं कि आरबीआई जो भी स्टेप ले रहा है, जो भी हमारी इकोनॉमी के लिए जो भी डिसीजन मेकिंग कर रहा है, वो 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 स्टेप क्यों ले रहा है। अगर आरबीआई कोई स्टेप ले रहा है तो उस स्टेप लेने के पीछे का कारण क्या है, तो वो चीजें हम अपने आने वाले सेशन में समझेंगे। तो आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अब हम देखेंगे अपना आगे वाला सेशन, जिसमें हम आगे आरबीआई के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ फंक्शंस को पढ़ेंगे डिटेल में। क्लियर है? तो आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। मिलते हैं हम अपने अगले सेशन में। थैंक यू।